जय हिंद साथियों, आप सभी के एग्ज़ाम के लिए आपके ने जो कहा था कि सर आप हिंदी की क्लासेस लेके आइएगा, तो बिल्कुल 10 क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। इससे पहले आपको पता होगा कि जीके जीएस की 10 क्लासेस, उसमें लगभग 1000 से ज़्यादा क्वेश्चंस का समावेश था जो मैंने आपको करवा दिया है। ठीक है, तो जो जीके जीएस का प्लेलिस्ट है वो आप देख लीजिएगा। इसमें अब हिंदी की क्लासेस चालू रहेंगी और इसमें आपको 2000 से ज़्यादा क्वेश्चंस मैं इसमें कवर करवा दूंगा 10 वीडियो के अंदर। ठीक है, प्रयास ये रहेगा कि कोई भी एक क्वेश्चन रहेगा एंड उसके साथ में उससे संबंधित जितने भी सवाल बनेंगे वो सब आपको जो है मैं बता दूंगा। तो पहला ये टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज चलेगा इस बार। ठीक है, जो आपने सजेशन किया था वही सजेशन यहाँ पर ऐड कर दिया गया है। तो देख लीजिएगा, हिंदी की बेस्ट 10 क्लासेस, 2000 से ज़्यादा क्वेश्चंस इसमें रहने वाले हैं। तो आप अगर जुड़ गए हैं तो बिल्कुल जुड़ जाइएगा। और एक रोजाना मतलब एक जीके जीएस का जो एक क्लास है वो आप डेली लगाना। जो अगर आपने नहीं लगाया तो वो लगा लेना। ठीक है, आप मेरे साथ जुड़ करके भरोसे के साथ में रहिएगा, आप खुद देखेंगे कि बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस भी मैं आपको दिया करूँगा। पूरा टॉपिक पढ़ाने के बाद में अलग से क्वेश्चंस आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। और एक और चीज़ आपको विशेष ध्यान रखना है कि क्लास को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना है। जो भी सवाल आपसे पूछा जाएगा उसका जवाब आपको कमेंट कर देना है और अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर देना है ताकि उनको पता चल जाए। और उनको बताना भी है कि आपके बेस्ट मतलब आपके हित के लिए 10 हिंदी की क्लासेस के लिए प्रॉमिस किया था, तो बिल्कुल प्रॉमिस को एकदम हम यहाँ खरे उतरेंगे। जीके जीएस की 10 क्लास आ चुकी हैं और आपको पता होगा कि उसमें 1000 से ज़्यादा क्वेश्चंस मैंने कवर करवा दिए गए थे। जो कि 1000 मतलब आप समझते हैं ना, पेड बैच में भी आपको कम से कम 1 महीने का समय लग जाएगा और बहुत समय मतलब आप व्यतीत कर चुके होंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि जो एग्जैक्टली जो क्वेश्चंस बनते हैं, जिस तरीके से आते हैं, वो सब आप देख पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और उससे संबंधित जो सवाल है जो आपने पढ़ा भी नहीं होगा, पेड़ वेड़ क्या हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, एक जो तैयारी करता है ना उसको बहुत अच्छी तरीके से नॉलेज होता है कि एग्जैक्टली कहाँ से क्वेश्चंस बनता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ कि हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं। तो हिंदी वर्णमाला के बारे में आपको पूरा डिटेल में जानकारी होना चाहिए। वर्णमाला से 2 या 3 सवाल आते हैं। यूपी पुलिस में तो आता ही आता है। ठीक है, और इसके साथ में जेल वार्डर में इसमें से सवाल नहीं आया था, लेकिन यूपी पुलिस में आया था। बाकी आप कोई भी एग्जाम दे लो, वर्णमाला से संबंधित सवाल आते ही आते हैं। तो देखिएगा, ये सवाल आपको दिखाई दे रहा होगा, उम्मीद करता हूँ एकदम साफ दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ना दिखेगा तो दिखा देंगे आपको। देखिएगा, यहाँ पर आप देखिएगा हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन की बात करें तो ऊष्म मतलब जब आप कोई भी शब्द, कोई भी वर्ड बोलते हैं तो उसमें ऊष्मा ज़्यादा निकले, उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। देखिएगा, अगर मैं स्वरों की बात करता हूं तो स्वर बेसिकली आप याद रखें हिंदी के अंदर 11 हैं, लेकिन मूल भाषा के अंदर 13 स्वर, जो कि आपको पता होगा। लेकिन हमें हिंदी से मतलब है तो 11 स्वरों की संख्या यहाँ पर जो है आपको देखने को मिलेगा। अगर आपसे व्यंजनों की संख्या पूछ ली जाए तो व्यंजनों की संख्या मतलब 33 एंड टोटल कर देंगे तो 44। ठीक है, लेकिन मूल हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है तो उसमें आपको 52 बताना है। मूल हिंदी मतलब जो पहले की हिंदी है। ठीक है, तो लेकिन वर्तमान में आपको 44, लेकिन मूल हिंदी शब्द आ जाए तो समझ लेना आपको 52 लगाना है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको गलत नहीं करना है। तो देखो, ऊष्म व्यंजन की मैं बात कर लेता हूँ। तो याद रखना, ये वाला जो होता है ऊष्म व्यंजन होता है श, शीट। ठीक है, शीटी वाला शा, इसके बाद में ये शा, स और ये हा, ये होता है। अब मैं थोड़े से इससे संबंधित जो सवाल बनते हैं वो मैं यहाँ पर लेकर के आपको चलता हूँ। ये सारे सवाल हैं जो कि एकदम जेन्युइन हैं और इनमें से कोई भी सवाल जो है वो आपको मिस नहीं करना है। ठीक है, अगर आप मिस कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगा। ये सारे सवालों के जवाब आपसे आने चाहिए, जो सवाल आपसे मैं पूछ रहा हूँ। देखिएगा, पूछा गया जितने भी सवाल है ना, अब देखो एक सवाल था, 12 क्वेश्चंस में यहाँ पर बनवा दूंगा, जोड़ते जाना, बहुत सवाल हो जाएंगे। अंतस्थ व्यंजन के बारे में आपसे पूछा जाता है कि अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो याद रखना, ये होते हैं, इनको आप लिख लीजिएगा, य, र, ल और एक होता है व। मतलब ये टोटल कितना हो गया, अंतस्थ हो गया 4 हो गया। कितना हो गया, 4 हो गया। कितना हो गया, 4 हो गया। आगे देखिएगा, अगर आपसे उत्क्षिप्त के बारे में पूछ लिया जाए तो उत्क्षिप्त में आपको 2 याद रखने हैं। ये देखो, डाडलिया नीचे एक बिंदी सा होता है और इसके बाद में डाडक्कन इसके नीचे बिंदी होता है। ठीक है, ये उत्क्षिप्त व्यंजन होता है। ड ढ, समझ में बात आ रहा है ना। इसे द्विगुण भी बोलते हैं क्योंकि इसमें 2 गुण होते हैं। जैसे मान लीजिएगा, ये एक बिंदी वाला है और एक ये वर्ण है, एक बिंदी वाला है और एक ये वर्ण है, ये द्विगुण भी व्यंजन कहलाते हैं। आगे देखिएगा, आगे पूछा जाए कि विदेशी, विदेशी मतलब जैसे आप देखिएगा, जैसे जा है, इसके नीचे बिंदी और ये फा है। देखो, जितने भी नुक्ता वगैरह चिन्ह होते हैं उन सबसे संबंधित आपको मैं क्वेश्चन वाइज धीरे धीरे बताऊंगा।
आप क्वेश्चन देखते जाइए, उसके अलावा चीज़ों को आपको देखना है। संयुक्त व्यंजन की बात करते हैं। संयुक्त व्यंजन से एक सवाल आता है, इसको लेकर के आपको इसको खोलना आना चाहिए। देखो संयुक्त व्यंजन के तौर पर क्या होता है, जैसे क्षेत्र और ज्ञा और एक होता है जो होता है ऋषि। अब ये श हो गया, ठीक है। अब इनको खोलने का मतलब क्या हुआ सर जी? खोलने का मतलब ये हुआ, अगर आपसे ये पूछा जाए कि 6 इसका खोल के बताओ, तो ये कैसे खुलेगा? क प्लस शाके, ठीक है। किस में खुलेगा? क प्लस शाके। इसके बाद में, अच्छा मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक बार आपको समझ में आ जाएगा। त्र अगर आपको खोल के बताना हो तो त प्लस रा। एक और चीज़ याद रखना, ये जितने भी संयुक्त व्यंजन होते हैं, खोलने पर इनका जो पहला वर्ण होता है उसमें हलंत आता है। हलंत से संबंधित एरर बना था पिछली बार। अगर आपसे ज्ञा पूछ लिया जाए तो ये क्या बनेगा? ज्ञा। ज्ञा जो बनेगा ये बनेगा जा प्लस, ठीक है, ये वाला चूलेमा। इसके बाद में अगर आपसे ये पूछ लिया जाए श, तो ये हो जाएगा श्र और ये हो जाएगा, ठीक है। और मैंने 6 जो क्षेत्र होता है 6 वाला, ये मैंने खोल के आपको बता दिया। तो पूरा समझ में आ गया। ये आपको खोलना भी आना चाहिए। देखो अग्र स्वर, इन सबको बारे में आपको पता रहना चाहिए कि अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर क्या होते हैं। ये स्थिति के आधार पर होते हैं। जैसे आपकी जिह्वा है ना, अगर आपका मध्य में अगर कोई शब्द आ रहा है, मध्य स्वर में सिर्फ एक ही आता है, वो होता है छोटा आ। क्या होता है? छोटा आ। लेकिन अगर आपसे अग्र स्वर मतलब आगे के स्वर पूछ लिए जाए, तो इसमें आपको याद रखना है ये 4 हैं कि कौन कौन से ये आपके 4 हो जाएंगे। ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आपको दिख रहा होगा। छोटी ई और ये हो जाएगा बड़ी ई, और छोटी ए और ये हो जाएगा बड़ी ए, ठीक है। ये 4 हो गए अग्र स्वर। मध्य स्वर में सिर्फ एक आता है, छोटा आ। और आगे अगर मैं बात कर लेता हूँ तो पश्च स्वर में क्या होता है? पश्च स्वर में देखो, इनको आपको याद रखना है। बड़ा आ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, और ये हो जाएगा छोटो ओ और ये हो जाएगा बड़ो ओ, ठीक है। और एक कौन सा है, मैं आपसे इस सवाल का जवाब मैं कमेंट में पूछूंगा, ठीक है। तो ये आपको याद हो गया। देखो पश्च स्वर में आपको एक चीज याद रखना है, मध्य स्वर जो होता है आ, इसे छोड़ करके बाकी जितने भी आ रहे हैं उनमें देखो 3 का बन रहा है। कितना बन रहा है? इनमें देखो 3 बन रहा है ना, 3। तो समझ लो कि पश्च स्वर में कोई भी वर्ण आएगा उसमें 3 अगर दिखता है तो पश्च स्वर होता है। मध्य स्वर आप याद रख लेना, इसमें भी 3 बनता है, लेकिन ये अलग से, मतलब छोटा आ है, याद रखेंगे आप, ठीक है। और आपका अग्र स्वर मैंने आपको बता दिया। इसके बाद में देखिएगा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ह्रस्व स्वर क्या होता है, लघु स्वर क्या होता है, छोटा स्वर क्या होता है, एक मात्र क्या होता है, तो देखो इसके हिंदी के मतलब से समझ में आ रहा होगा। एक मात्रक यानी जिस पर सिर्फ एक मात्रा हो, ठीक है, छोटा हो, लघु हो। और एक और चीज देखेगा, तत्सम का विलोम तत्सम होता है, तद्भव का विलोम शब्द तद्भव होता है। उल्टा सीधा नहीं कर सकते। एक सवाल पूछा गया था कि ये जो लघु है, लघु, ठीक है, लघु का विलोम क्या होता है, तो लघु का गुरु होता है, ठीक है। ऐसा नहीं जो विलोम आप याद रखते हैं वही सवाल में आते हैं। पूछा गया सवाल है लघु का विलोम क्या होता है, तो लघु का बड़ा नहीं हो सकता, दीर्घ नहीं हो सकता, गुरु होता है। छोटा का बड़ा होता है, एक मात्र का द्विमात्रक, एंड ह्रस्व का दीर्घ होता है। ये उल्टा भी होता है। तो ह्रस्व स्वर की बात करते हैं, तो ह्रस्व स्वर मतलब जो एक मात्रक हो, जिसपे एक मात्रा हो, तो क्या होगा? छोटा आ, ठीक है, और छोटी ई, और हो जाएगा छोटा ऊ, और ये हो जाएगा ऋषि, ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद में दीर्घ स्वर की बात करते हैं, जो जिस पर 2 मात्राएं होती हैं, जो इससे बड़ा होता है। तो इसे आप देखिएगा, इसमें क्या हो जाएगा? बड़ा आ, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? बड़ी ई, ठीक है, बड़ा ऊ। देखो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, और एक और देखो छोटी ए, और ये हो जाएगा बड़ी ए, और एक और देखो छोटो ओ, और ये हो जाएगा बड़ा ओ, ठीक है। तो ये आपको याद रख लेना, ये जो होते हैं ये दीर्घ स्वर की कैटेगरी में आते हैं। ये कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7। तो देखो दीर्घ स्वर कितने होते हैं बताओ? 7। और आपसे पूछ रहा है ह्रस्व स्वर कितने होते हैं, तो ये होते हैं 4। इनकी भी आपको संख्या को एग्जैक्टली याद रखना है। आगे देखिएगा संयुक्त स्वर क्या होता है। देखो आपने संयुक्त व्यंजन तो देख लिया, अब आपको संयुक्त स्वर के बारे में भी पता रहना चाहिए। देखिए संयुक्त स्वर सिर्फ 4 होते हैं, लिख लीजिएगा। छोटी ए, बड़ी ए, और ये हो जाएगा छोटो ओ, और ये हो जाएगा बड़ा ओ, ठीक है, ये 4 होते हैं। अब देखिएगा इसको क्या बोलते हैं, इनका भी अपना एक नाम है। संयुक्त स्वर कितने होते हैं बताओ? 4 होते हैं, लेकिन इनका भी आप नाम याद रख लीजिएगा। ये जो छोटी ए और बड़ी ए है, इसको मिलाकर के बोलते हैं कंठ तालव्य। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं कंठ तालव्य। ये लिख लीजिएगा, कंठ तालव्य, ठीक है। कंठ और तालु से मिलकर के तो बना हुआ है, ये संयुक्त हो गया। इसके बाद में छोटो ओ और बड़ो ओ जो है उसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं कंठोष्ठ। क्या बोलते हैं? कंठ ओष्ठ। तो देखो दो ध्वनियों को मिलकर के बना हुआ है कंठ और ओष्ठ, इसीलिए इसे संयुक्त बोलते हैं, क्योंकि जुड़ करके बना हुआ है। क्या?
ये जो होता है कंठ तालु से मिलकर बना होता है, छोटी ए बड़ी और छोटा ओ बड़ो ये कंठ प्लस ओष्ठ से मिलकर के बना होता है। तो इसको आपको विशेष ध्यान रखना है, कोई भी गलती आपको नहीं करनी है। बाकी इसमें से एक सवाल था, देखो अयोग वा से संबंधित सवाल आया था, उसको देख लीजिएगा। अयोग वा क्या होता है? देखिए अयोग वा जो होता है, अ माने होता है नहीं, योग माने जुड़ना, अवाह माने होता है वहन होना, यानी कि ऐसा कोई वर्ण जो व्यंजनों के साथ में न जुड़े, ठीक है, स्वरों के साथ में जुड़ता है, व्यंजनों के साथ में न जुड़े। अयोग वा कितने होते हैं बताओ? ये 2 होते हैं, छोटी अंग और ये बड़ी अंग, ठीक है। इनके भी अपने अपने नाम है। ये सवाल यूपी पुलिस में आया था कि छोटी अंग है, अयोग वाक्य के अंदर जो छोटी अंग है इसे क्या बोलते हैं, ठीक है, इसे बोलते हैं, लिख लीजिएगा, इसे लिखते हैं अनुस्वार। देख लीजिएगा आपने सवाल, आप मैच कर लीजिएगा आया था नहीं आया था, अनुस्वार। और इससे थोड़ा डिटेल में सवाल आया था। और जो बड़ी अंग होती है इसे बोलते हैं विसर्ग। क्या बोलते हैं? विसर्ग। तो इन सब के आपको नाम भी याद होना चाहिए। अयोग वाक्य कितने होते हैं बताओ? अयोग वाक्य की संख्या 2 होती है, छोटी अंग और बड़ी अंग। इसमें छोटी अंग को अनुस्वार और बड़ी अंग को विसर्ग बोलते हैं। समझ में बात आ रहा है जी? बिल्कुल आ रहा होगा। तो चलिए अगले हम सवाल पर चलते हैं। ये उम्मीद करता हूँ आपको पूरा का पूरा जो है वो दिखाई दे गया होगा, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है। ये आप नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पूरा ये जो भी टॉपिक था वो मैंने आपको बता दिया है। आगे देखिएगा, ये देखो आगे आपसे सवाल पूछा गया सवाल है कि देखिएगा छोटी ए और बड़ी ए का वर्ण क्या कहलाता है। ये अभी मैंने आपको बताया था, संयुक्त तो स्वर की संख्या मैंने आपको 4 बताई थी, ठीक है। संयुक्त तो स्वर यानी ऊपर वाली, छोटा बड़ा इस वाली लाइन में जो आते हैं। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि संयुक्त तो स्वर, पहले आपको अभी बताया, अगर आपने थोड़ा भी ध्यान दिया होगा तो देखिएगा पूछ रहेगा संयुक्त तो स्वर कितने होते हैं, तो उनकी संख्या 4 है। कौन कौन से होते हैं? छोटी ए, बड़ी ए, ठीक है, और छोटा ओ और आगे हो जाएगा बड़ा ओ, ठीक है, औरत, ऐसे वाला। तो ये जो होता है इसे हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं कंठ तालव्य। क्या बोलते हैं इसे? ठीक है, कंठ तालव्य। क्या बोलते हैं इसे? कंठ तालव्य। और ये वाला जो होता है इसे कंठोष्ठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? कंठोष्ठ बोलते हैं। तो याद हो जाएगा, तो इसको आपको भूलना नहीं है, ठीक है। सवाल बार बार आता है। तो इसमें छोटी है बड़ी है कौन सा वर्ण कहलाता है? ये कंठ तालव्य कहलाता है। बाकी मूर्धन्य ओष्ठ नासिक क्या होता है वो मैं अगला सवाल आपसे पूछ लूंगा। देखिएगा आगे, देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है? तो देखो घोष और अघोष के सवाल, घोष सघोष अघोष के सवाल बार बार पेपर में आए थे, तो इनको लेकर के आपको पता रहना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। अब इसके लिए आपको देखिएगा, ये जो आपका वर्ग कैटेगरी होता है, ठीक है, ये जो आपका क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये सब पूरा आपको याद रहना चाहिए, तभी आप ये निकाल पाएंगे। इसीलिए मैंने अलग से लिखा हुआ रखा हुआ है ताकि आपको एग्जैक्टली सही सिचुएशन से आपको मैं रूबरू करा सकूं। अब देखो जो वर्ण घोष है, एक देखिएगा, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आपसे पूछ ले जाए कि घोष वर्ण कौन सा है, घोष कहो या सघोष कहो बात एक ही है। क्या? घोष कहो या सघोष कहो बात एक ही है, लेकिन इसका उल्टा क्या होता है? वो होता है अघोष। क्या होता है? अघोष होता है, ठीक है। तो ये चीज़ों को आप याद रखना, ये दोनों शब्द जो होते हैं वो एक ही हैं, पेपर में आ जाए समझ लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो इनमें से मैं आपको पहले ये कैटेगरी आपको समझाता हूँ। अगर मैं आपसे घोष की बोलता हूँ, सघोष की और अघोष की, तो देखो ये जो पहला वर्ग है, ठीक है, ये पहला वर्ग क वर्ग है, च वर्ग है, इसमें ये वाला देखो, इसे मैं फर्स्ट बोल रहा हूँ, इसे सेकेंड, इसे थर्ड, और इसे फोर्थ, और इसे फिफ्थ बोलता हूँ। अब याद रखना, कभी भी आपसे पूछ लिया जाए कि अघोष कौन कौन सा है, तो देखो पहला और दूसरा वर्ग का ये जो वर्ण होते हैं, ये वाले जो होते हैं ये अघोष कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अघोष कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अघोष कहलाते हैं। तो अघोष में कौन कौन सा आ जाएगा? क ख च छ ट ठ त थ प फ, ये सब के सब कितना हो गया? 10 के 10 याद रखना, ये अघोष हो गया। लेकिन आपसे पूछा जाए कि सघोष कौन से हैं, तो बाकी जो बचे हुए ये सघोष हैं, ठीक है, ये वाले ये सब क्या है बताओ? ये सघोष है। अब इसमें पूछा गया था सघोष कौन सा है, तो बताइएगा मुझे। इसमें ये बताओ फ कहाँ पर आ रहा है बताओ? फ जो है इसमें आ रहा है अघोष वाली कैटेगरी में, तो घोष ये तो हो नहीं सकता। दा को देखेगा, दा कहाँ पर आ रहा है? बाकी जो बचा हुआ था ये पूरा का पूरा कैटेगरी क्या था बताओ? सघोष था, मतलब घोष था। तो सघोष में क्या आ रहा है? दा आ गया ना, ये वाला मिल गया। तो इसमें एग्जैक्टली आंसर क्या हो जाएगा? दा हो जाएगा। दा क्या है बताओ? ये सघोष है। बाकी पूछा जाए ट बताओ कहाँ पर आ रहा है? ट जो है इस वाली कैटेगरी में आ रहा है, पहले और दूसरे में, तो ये अघोष होता है, तो ये तो नहीं हो सकता। प देख लीजिएगा, प फ ये दोनों के दोनों अघोष की कैटेगरी में है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या रहा? इसका मतलब आपको याद करना पड़ेगा ये वाला टेबल। याद कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। देखो इसको आपको पहले ऐसे याद रखो, क च ट तप, क्या? क च ट त प, याद रखिएगा।
कचट तप, एक 2-3 बार बोलेंगे तो आपको सीक्वेंस याद रखेगा कि तीसरे पर आ रहा है ट वर्ग, मतलब ये मूर्धन्य होता है, ठीक है, ये मूर्धन्य होता है, त वर्ग। अब इसकी अपनी ध्वनि भी होती है, ध्वनि भी आपको याद रखना है। जैसे क वर्ग को क्या बोलते हैं, कंठ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कंठ बोलते हैं, ठीक है, कंठ तालु मूर्धन्य, ठीक है, कंठ तालु मूर्धन्य, और ये होता है दंत और ये होता है ओष्ठ। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प जो है प किस तरह की ध्वनि है, दंत या ओष्ठ, तो आपको बताना है प वर्ग जो है वो ओष्ठ की है। आपसे पूछ लिया जाए कि ट वर्ग कौन सी ध्वनि है, तो बताओ कंठ है या फिर तालु है, तो ये बताएंगे ये सर जी ये मूर्धन्य, क्योंकि मूर्धन्य की लाइन पर आ रहा है। तो इस तरह से आपको याद रखना है। तो याद रखना है कंठ तालु मूर्धन्य दंतोष्ठ, कंठ तालु मूर्धन्य दंतोष्ठ, कचट तप, कचट तप, कचट तप। तो पूरा सीक्वेंस आपको याद हो जाएगा। बाकी ये तो जो है भैया धीरे धीरे आपको याद करना पड़ेगा, इसमें और कोई ट्रिक वाली बात नहीं है। आगे देखिए, आगे सवाल को देखिएगा। अब देखो ये वाले सवाल आपको पता रहना चाहिए। ये सवाल आपको, मैंने 5 सवाल हैं इसमें, और पांचों के पांचों सवाल आपके पेपर में आए हुए थे गुरुजी, इसलिए आपको पता रहना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, आप बार बार पेपर में फेल होते जाएंगे। आपको एकदम टिप्स पर याद रहना चाहिए। अर्ध स्वर हमेशा याद रखना 2 होते हैं, क्या होते हैं, य और व, ये होते हैं अर्ध स्वर, इनको याद रख लेगा। लुंठित शब्द की अगर मैं बात करता हूं तो लुंठित जो शब्द होता है ये होता है र, क्या होता है, र। पार्श्व स्वर की बात करता हूं तो ये होता है ल, ठीक है। पार्श्व व्यंजन कौन सा है बताओ, ल या र, तो याद रखना ल। दंतोष्ठ व्यंजन कौन सा होता है बताओ, मैंने आपको दो संयुक्त व्यंजन बताए थे, ठीक है। दंत ओष्ठ, तो याद रखना ये व होता है, ठीक है। दंतोष्ठ जो व्यंजन होता है ये व होता है। इसकी अपनी एक, इनके अलग अलग नाम भी हैं जो मैंने आपको बता दिया। व को दंतोष्ठ व्यंजन कहते हैं। ये सवाल कई बार आया था और कई बार गलत हो चुका है। आगे देखिएगा, आगत स्वर की बात करता हूं तो आगत स्वर मतलब जो दूसरे से लिए गए, मतलब जैसे ओ, ठीक है, ये वाला, अगर सॉरी बिंदी नहीं होगा, ठीक है, ये वाला, जैसे मैंने क्या बोला डॉक्टर, ठीक है, क्या बोला डॉक्टर, तो यहां पर देखो ओ की साउंड आ गई ना, तो ये आगत है, क्या है, ये विदेशी है, मतलब आगत है, दूसरी ध्वनि से लिया गया है, हमारी ध्वनि में ये शब्द नहीं है। ये सुनो, बताओ स्वर के अंदर ऐसा कोई है क्या, नहीं है। तो इस सबको थोड़ा याद रखना है। आगे देखिएगा, भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं। देखिएगा, इससे संबंधित जितने भी सवाल बने थे वो मैं आपको बता दूंगा। विशेष इस क्वेश्चन पर अच्छे से आप ध्यान रखिएगा, नहीं तो भाई गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि ये दिक्कत करता है। आपको पता है बहुत सारे टाइप के सवाल इससे पूछे जाते हैं। छोटी इकाई कौन सी है, आपसे पूछा जाए, चलिए मेरे कुछ सवाल आप सुनिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, हिंदी भाषा की सबसे मौखिक छोटी इकाई कौन सी बताओ, हिंदी भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई कौन सी है बताइएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि शब्द या शब्दांश के आधार पर सबसे छोटी इकाई कौन सी है, भाव या भावार्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई कौन सी है, बताओ, बोलो। तो अब इसमें क्या करेंगे आप, गड़बड़ करेंगे नहीं करेंगे, वो कौन सी, वो हिंदी वर्णमाला की वो कौन सी इकाई है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते और वो सबसे छोटी है। तो ये सवाल हो गए 5 से 6। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मुहावरे और लोकोक्ति में क्या अंतर होता है, तो ये आप तब समझ पाएंगे जब आप इस सवाल को समझ पाएंगे। तो जितने भी सवाल थे जो पेपर में किसी भी अन्य अदर एग्जाम में आए थे, वो सबके सब सवाल इस क्वेश्चन से रिलेटेड थे, इसीलिए मैं आपको इनको बताऊंगा। देखिएगा, भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो कौन सी होती है बताओ, वो होती है वर्ण या अक्षर। क्या होता है, वर्ण या, देखो सबसे पहली बात है, सबसे छोटी बात करते हैं ना, तो वर्ण क्या होता है, वर्ण। देखो एक और मैं आपको बताता हूं, ध्वनि, ध्वनि हो गया, वर्ण हो गया, वर्ण मिलकर के शब्द बनेगा और शब्द मिलकर के क्या हो जाएगा, एक वाक्य बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वाक्य बन जाएगा। इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि मौखिक सबसे छोटी इकाई कौन सी जो मुंह से बोली जाती है, तो भाई मुंह से तो सबसे छोटी ध्वनि होती है ना, क्या होती है बताओ, ध्वनि होती है। अगर मैं आपसे पूछ लिया जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछ लिया जाए या भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई पूछ लिया जाए, तो वो वर्ण है, क्योंकि वर्ण को आप लिख सकते हैं, सबसे छोटा यही होता है, इसका विशेष अपना कोई अर्थ तो होता नहीं है, तो सबसे छोटा हो गया। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा क, तो ये वर्ण हो गया, मतलब ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी लिखित इकाई है, ध्वनि को हम नहीं लिख सकते। आगे देखिए, शब्द की बात करते हैं, तो शब्द होता है, इसका एक अर्थ होता है। क्या होता है, शब्द का एक अर्थ होता है। तो पूछा जाए कि भाषा की अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई, तो वो हो जाएगा शब्द, मतलब इसमें अर्थ होता है ना। जैसे मान लीजिएगा आपने लिख लिया, आपने मान लीजिएगा आपने लिख दिया जैसे अनल, क्या लिख दिया, अनल, तो ये एक शब्द है ना, इसका भी एक अपना मतलब होता है, ठीक है। अनल का मतलब क्या होता है जी,
अनल का मतलब आग होता है, तो इसका एक मतलब हो गया ना, तो ये सबसे छोटा हो गया। वाक्य होता है ये होता है भाव या भावार्थ। तो भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो वाक्य हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, वाक्य। क्योंकि देखो एक शब्द का तो मतलब सिर्फ एक हो सकता है, लेकिन अगर आप एक पूरा वाक्य है, कोई एक वाक्य लिखा हुआ है, पूरा का पूरा वाक्य लिखा हुआ है, तो सीधी सीधी बात है कि उसका भाव होगा, उसका भावार्थ होगा। तो सबसे छोटा अगर भाव निकालना है तो पूरे वाक्य का ही निकलेगा। ऐसा नहीं कि राम राम बोल दिया कुछ नहीं होगा, राम आगरा जा रहा है, तो इस तरह से बोल दिया, मतलब ये पूरा का पूरा भाव निकल के आ गया, तो सबसे छोटा वाक्य हुआ। अब देखिए इससे संबंधित जो सवाल है उनको आप नोट करिएगा, इनको आप नोट करिएगा, देखिएगा इनको आपको नोट करना है मेरे भाई, गड़बड़ नहीं करना है। देखिएगा भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी होती है, मुंह से बोलते हैं, जो लिखा पढ़ी भी नहीं होती है, तो वो होती है ध्वनि। क्या होता है बताओ, इनको आप नोट करो, वो होती है ध्वनि। दूसरा सवाल पूछा गया था, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई जिसे हम लिख सकते हैं, तो लिखने को क ख ये सब लिखा जा सकता है ना, मतलब उसे वर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, वर्ण बोलते हैं, अक्षर बोलते हैं। आगे भाषा की सबसे छोटी इकाई, देखो लिखित इकाई बोल दिया जाए या सबसे छोटी इकाई बोल दिया जाए, वो वर्ण ही होती है। क्या होता है, वर्ण ही होती है, ठीक है। वो छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, वो भी क्या होता है, वर्ण होता है। बताओ वर्ण के कोई टुकड़े थोड़ी किए जा सकते हैं जी, नहीं किए जा सकते, तो वर्ण हो गया। आगे देखिएगा भाषा की अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई जिसका अर्थ निकलता हो, जैसे मैंने अनल आपको बताया था, वो क्या है बताओ, वो आपका एक शब्द है। क्या है बताओ, वो आपका एक शब्द है, तो शब्द हो जाएगा। भाषा भाव या भावार्थ के आधार पर जिसका कोई भाव निकलेगा, तो वो होता है वाक्य। क्या होता है, भाव या निकालना या भावार्थ निकालना है तो वाक्य होता है। और वही सबसे छोटी इकाई, ये सवाल यहाँ खत्म होता है। भाषा का सबसे बड़ा अंग अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वो कौन सा होगा, भाषा का सबसे बड़ा जो अंग होता है वो वाक्य होता है। क्या होता है बताओ, वो वाक्य होता है। तो देखिएगा 7 सवाल थे इससे संबंधित, वो सब आपको जो है एग्जैक्टली पता रहना चाहिए, नहीं तो पेपर में गड़बड़ हो जाएगा। ये लिखा हुआ मुहावरे और लोकोक्ति में क्या अंतर होता है, ये सवाल पेपर में पूछा गया सवाल है कि मुहावरे बताओ, मुहावरा क्या वाक्य होता है या वाक्यांश होता है, लोकोक्ति वाक्य होता है या वाक्यांश होता है, या फिर लोकोक्ति दोनों होते हैं, वाक्य भी होता है वाक्यांश भी होता है। तो इस सवाल का जवाब वो दे पाएगा जिसको अच्छी नॉलेज होगी। देखिएगा मुहावरे और लोकोक्ति का मतलब अंतर क्या होता है, मुहावरे जो होते हैं एक वाक्यांश होते हैं, वाक्य का एक हिस्सा होते हैं, ठीक है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए सोने पे सुहागा, ये सब मुहावरे होते हैं, तो ये होते हैं वाक्यांश होते हैं, ठीक है, होते हैं, ठीक है, वाक्यांश होते हैं, मतलब वाक्य के हिस्सा होते हैं। लोकोक्ति जो होता है पूरा का पूरा वाक्य होता है। क्या होता है, पूरा का पूरा वाक्य होता है। लोकोक्ति किसी के द्वारा कहे गए शब्द पूरा का पूरा वाक्य हो गया, ठीक है, पूरा उसने कहानी बोल दिया तो वाक्य हो गया। तो याद रखना मुहावरे जो होते हैं वाक्यांश और लोकोक्ति एक वाक्य होता है। तो इससे संबंधित जो भी सवाल थे वो सब आपके नोट कर ले होंगे, उम्मीद करता हूँ। चलिए इसके बाद में देखिएगा अगला सवाल है जिसे आपको बड़े ही अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करना है। देखिएगा पूछा जाए कि निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन सा है। तो हिंदी के अंदर आप तभी इस सवाल को कर सकते हैं जब आपको ये पता होगा कि अल्प प्राण और महाप्राण क्या होता है। बड़े ध्यान से आप समझिएगा। देखिएगा आपको ये वाला जो चार्ट है ना वो एग्जैक्टली आपको याद होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको दिखाई तो दे रहा होगा, ना दिखेगा तो हम दिखा देंगे, ना दिखेगा तो हम दिखा देंगे। पहले आप ये समझिएगा, उसके बाद बात बनेगी इसमें। देखिएगा याद रखना अल्प प्राण और महाप्राण ये दो शब्द होते हैं। एक तो अल्प प्राण हो गया, एक अल्प प्राण हो गया, एक होता है महाप्राण। क्या होता है, महाप्राण होता है। इसको आपको थोड़ा थोड़ा समझना। ये दो शब्द हैं, अल्प प्राण और महाप्राण, ये दोनों से सवाल पूछे जाते हैं। देखिएगा अल्प प्राण जो होते हैं वो होते हैं जो विषम, जैसे मान लीजिए अगर मैं इसमें गिनती डाल दूं तो 1 2 3 4 5, ये पूरा का पूरा जो ये है ना पूरा पूरा एक में काउंट किया जाएगा। ऐसे ये पूरा का पूरा जो होता है नासिक होता है 5 में काउंट किया जाएगा। वैसे ये दूसरे में, तीसरे में, चौथे में इस तरह से किया जाएगा। अल्प प्राण में हमेशा विषम आता है, मतलब 1 3 5 वर्ग के जो होते हैं वर्ण आते हैं। ठीक है, इनको आप याद रखना। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि अल्प प्राण इनमें से कौन सा है, तो पहली यानी क च ट त प, ये पूरे के पूरे जो होते हैं ये अल्प प्राण होते हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पर ग ज ढ द भ, ये पूरा का पूरा जो होता है वो अल्प प्राण है। 5वें नंबर पर ये जितने भी आते हैं नाशक, ये सबके सब क्या होते हैं, ये आपके अल्प प्राण होते हैं। समझ में आ गया। बाकी जो बचा हुआ है वो सबका सब महाप्राण है। महाप्राण में कौन सा आता है, जो सम होता है। क्या होता है, जो सम होता है, मतलब 2 और 4, मतलब ये ख च ठ थ और फ। इसके बाद में आगे देखो घ ज ड ध म, ये जो कैटेगरी है ये पूरा का पूरा लाइन जो होता है वो महाप्राण में आता है। तो आपको इस तरह से अब आपको समझाता हूं कि याद रखना अल्प प्राण में जो वर्ग यानी ये जो कैटेगरी है पूरा का पूरा, यानी क वर्ग च वर्ग, इस सब में याद रखना
जो प्रथम होता है और जो तृतीय होता है और पंचम जो होता है, पंचम वर्ण का जो कैटेगरी होता है वो सबके सब अल्प प्राण होते हैं, जबकि द्वितीय और जो चतुर्थ जो होता है कैटेगरी होता है उसमें जो शब्द होते हैं, उसमें जो वर्ण होते हैं वो सबके सब महाप्राण होते हैं। एक और चीज़ याद रखना, देखिएगा अगर आपसे पूछ लिया जाए अल्प प्राण में क्या होता है, आपसे जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं ना यर लव, वो भी अल्प प्राण में आते हैं। क्या आते हैं? यर लव जो होते हैं वो भी अल्प प्राण के अंदर ही आते हैं। और महाप्राण में कौन से आते हैं? ऊष्म व्यंजन जो होते हैं, जैसे श श श, ये तीनों के तीनों याद रखना। महाप्राण में आपको बता रहा हूँ श और श ये जो होते हैं ये आपके महाप्राण में आते हैं। अल्प प्राण की बात करते हैं तो अल्प प्राण में मैंने आपको बता दिया कि पहला, तीसरा और पांचवा आता है। तो बताओ छोटा आ बड़ा ये किस में आता है? क्या बताओ? ये आता तो कंठ में है लेकिन इसमें तो नहीं आता। अब देखो इसको, देखो थ और ध, था और धा किस में आ रहा है बताओ? आप ये वाली कैटेगरी चूज करिए, ये वाली पहला, ये वाली तीसरा और पांचवा, इसमें आप देखिएगा क और ग, क और ग। तो देखो का जो है वो पहले में आ रहा है और गा भी जो है वो तीसरे में आ रहा है। इसका मतलब ये वाला एग्जैक्टली आंसर हो जाएगा। ये नहीं हो सकता फ और भ। देखो ये हो गया आपका फ जो है वो किस तरीके से नहीं हो सकते, फ व। देख सकते हैं फा और भा दूसरे और चौथे में आ रहा है, मतलब ये महाप्राण हो जाएगा। इसके बाद में था और धा दूसरे चौथे में आ रहा है, मतलब ये महाप्राण हो जाएगा। पूछा है अल्प प्राण तो ये हो जाएगा फ और भ। आगे देखिएगा, आगे देखिएगा। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस आपसे मैं करवा लेता हूँ। पूछा है निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि कौन सी है? ओष्ठ का मतलब होता है जो होठों के सहारे से निकले। मैंने आपको बताया था 5 ध्वनि, कंठ, तालव्य, दंत, ओष्ठ, मतलब लास्ट में आ रहा है। कचट, तप, प भी लास्ट में आ रहा है, मतलब पा वाली जो लाइन है वो पूछा है। तो पा वाली लाइन में क्या आता है? फा, मतलब ओष्ठ ध्वनि के अंदर क्या हो जाएगा? फा हो जाएगा। ठीक, दूसरे सवाल का जवाब दीजिएगा। किन जिस शब्द के अंत में आ जाए उसे क्या कहते हैं? देखो छोटा आ जाए उसे अकारांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसे अकारांत बोलते हैं। ठीक है, अगर जैसे मान लीजिएगा अगर मैंने ये लिखा, जैसे मैंने लिखा राम, ठीक है, तो इसके पीछे लास्ट में क्या आ रहा है? छोटा आ रहा है ना, तो ये अकारांत हो जाएगा। अगर मैंने लिखा, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा काना, तो इसके पीछे बड़ा आ रहा है, मतलब आकारांत हो जाएगा। ये अकारांत नहीं हो जाएगा, फिर ये आकारांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आकारांत हो जाएगा। इस तरह से आपको ये वाला जो सवाल है वो आपको याद रखना है। आगे देखिएगा। अच्छा, इसमें कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताता हूं। देखिए अनुस्वार विसर्ग मैंने आपको बताया था, जो छोटी अंग होती है इसे अनुस्वार बोलते हैं, और विसर्ग किसे बोलते हैं? ये जो बड़ी अंग होती है, जो अयोगवा के अंदर 2 बताए थे, ये विसर्ग होता है। इसके बाद में अयोगवा किसे बोलते हैं? अयोगवा इन दोनों को तो बोलते हैं, तो ये हो जाएगा। अंतस्थ के बारे में मैंने आपको 4 बताए थे और चारों को आपको याद रखना है, य, र, ल और व। आगे देखो अकारांत में मैंने इस सवाल को तो है एग्जैक्टली समझा ही दिया है। आगे आप देखिएगा, आगे देखिएगा। बहुत ही प्यारा सवाल, बड़ा ही अच्छा, जो आपके सारे सवालों के जवाब आपको आना चाहिए। देखिएगा कौन सा स्वर नहीं है, इनमें से कौन सा वो है जो स्वर नहीं है? तो देखो छोटा आ, छोटा ऊ, छोटी ए और जो बा है ये व्यंजन है, मतलब ये वाला जो है वो नहीं हो सकता। आपको पता होगा छोटा आ, छोटा ऊ और छोटी ए, इस सब के बारे में मैंने आपको डिटेल में जो है वो समझा दिया। आगे देखिएगा, आगे सवाल आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है? तो घोष और सघोष के बारे में मैंने आपको बड़े ही अच्छे तरीके से आपको बताया था। सवाल आपके सामने है और उसको आपको पता रहना चाहिए कि किस तरीके से इसका हमें सही जवाब देना है। ठीक है, कोई भी डाउट, कोई भी किसी भी तरह का जो दिक्कत है वो नहीं रहना चाहिए। तो देखो घोष के बारे में मैंने तो घोष कहो या सघोष कहो, बात एक ही है। और घोष और सघोष में एक ही चीज बताया था, तीसरा, चौथा, पांचवें के अंदर जो भी आएगा वो सबका सब क्या हो जाएगा? घोष हो जाएगा। बताओ कचट तप, ये देखो इसमें पा जो है ये तो पहले में ही आ रहा है। ठीक है, कचट टा भी ये जो है पहले में ही आ रहा है। इसका घोष वर्ण है, दा आएगा या फा आएगा? इसका जवाब मैं आपसे चाहता हूं। ये सवाल मैंने आपको करवा दिए, तो ये आपको कमेंट के अंदर बताना है। क्या इसका आंसर आपको कमेंट के अंदर आपको बताना है इस सवाल का जवाब। आगे देखिएगा, आगे सवाल देखो। पूछा है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? क्या भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? तो आपको बताना है छोटी इकाई कहो या लिखित इकाई कहो, बात एक ही है। मतलब वो होती है वर्ण। क्या होता है वो? वर्ण होता है। क्या होता है? वर्ण या अक्षर बोल दीजिएगा, बात एक ही है। क्या? अब देखो शब्द किसे बोलते हैं? शब्द बोलते हैं अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई। क्या? अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई। व्यंजन, स्वर, ये इसका तो कोई मैटर है ही नहीं। आगे देखिए वर्णमाला किसे कहते हैं? पूछा गया सवाल है वर्णमाला किसे कहते हैं? तो व्यवस्थित वर्ण समूहों को वर्णमाला कहते हैं। इसकी कैटेगरी मतलब बाकी शब्द समूह, वर्ण समूह, शब्द गणना, इस सबको नहीं कहते। इसका एग्जैक्टली आंसर हो जाएगा ये वाला। आगे
आगे पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियां कौन सी हैं जो हमारे कंठ से निकलती हैं। तो कंठ से मतलब पहला वाला कैटेगरी था ना कचट तब में, कंठ तालु मूर्धन दंत ओष्ठ वाला, तो ये हो जाएगा इसका आंसर क ख जो है ये आपका कंठ ध्वनियां है। क्या क ख जो है वो कंठ ध्वनियां, और ये कि दोनों की दोनों जो है ना वो एकदम अघोष है, मतलब ये जो दोनों हैं ये भी आपकी अघोष ध्वनियां हैं। इसको आपको याद रखना है क्योंकि ये हो जाएगा पहला और दूसरा, और अघोष में क्या होता है पहला और दूसरा ही आता है। आगे देखिएगा, आगे देखो अगर मैं इसमें ला और वा जोड़ दूं तो ये कौन सा बन जाएगा, यरल बताओ, ये अंतस्थ बन जाएगा। कौन सा बन जाएगा, अंतस्थ में बन जाएगा। और आपको पता है अंतस्थ में आपके जो प्राण होते हैं वो अल्प होते हैं न कि महान, ठीक है। तो ये अल्प प्राण की कैटेगरी में आता है। क्या होता है, अल्प प्राण की कैटेगरी में आता है यरल। आगे देखिएगा, आगे सवाल आपसे पूछे गए, आगे आपसे पूछा गया सवाल है कि निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है। क्या मूर्धन्य व्यंजन के बारे में पूछ ले जाए तो मूर्धन्य व्यंजन का तो बहुत सिंपल सी बात है मेरे भाई। मूर्धन्य में तो एक समझ लो जिसमें टा ठा ये सब आ जाए तो वो मूर्धन्य होता है। क्या होता है, वो मूर्धन्य होता है, मतलब ये वाला कैटेगरी जो है ये मूर्धन्य की कैटेगरी में आता है। आगे देखिएगा, आगे आपसे सवाल पूछा गया सवाल है कि अल्प प्राण वर्ण कौन सा है। तो देखो अल्प प्राण वर्ण में से मैं आपको बताऊंगा अल्प प्राण में कौन सा। देखो अल्प प्राण और महाप्राण, देखिएगा अल्प प्राण में कौन सा होता है, पहला वर्ग, तीसरा और पांचवा, ठीक है। अब पहला, तीसरा और पांच में से जो भी आ जाएगा समझ लो इसका एग्जैक्टली आंसर हो जाएगा। तो बताओ क, मैंने आपको बताया ना क ख और ग, तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, तो पहला और तीसरे में जो आ जाएगा वो अल्प प्राण है, मतलब ये वाला जो कैटेगरी है ये अल्प प्राण की कैटेगरी में आएगा। आगे देखिएगा, आगे सवाल आपसे क्या पूछा है। पूछा गया सवाल है कि निम्नलिखित शब्दों में से नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी हैं जो विकसित की गई हैं, पहले नहीं थी लेकिन विकसित की गई हैं। देखो इसमें याद रखना कुछ नहीं है, ये जो शब्द इनके पीछे ये जो बिंदी लगी हुई है इस बिंदी को क्या बोलते हैं, मतलब ये वाला जो बिंदी लग जाए ना समझ लो ये नवीन विकसित है। क्या है ये, नवीन विकसित ध्वनियां हैं। आगे देखिएगा, आगे आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ नहीं है। क्या निम्न में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ नहीं है। ओष्ठ मतलब कचट तप कंठ तालु मूर्धन्य दंत ओष्ठ, लास्ट वाली प वाली। तो बताओ ये खा जो है, ये जो खा है, बताओ खा वाली जो साउंड है ये तो भाई कंठ है ना, क्या ये कंठ है, ठीक है। पूछा है कि हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है। तो अगर आपसे मूलतः वर्णों की संख्या पूछ ली जाए तो उनकी संख्या होती है 52। कितनी होती है जी, 52 होती है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। आगे देखिए, आगे सवाल आपसे पूछा क्या है, ए जो वर्ण है, छोटी ए बड़ी ए वर्ण क्या कहलाते हैं, ये कंठ तालव्य कहलाते हैं। क्या कंठ तालव्य कहलाते हैं, ये मैंने आपको बता दिया क्योंकि ये संयुक्त स्वर की कैटेगरी में आता है। आगे देखिएगा, शीटी वाला श, सड़क और हा, ये व्यंजन जो होते हैं वो कौन से होते हैं व्यंजन बताओ। ये होते हैं ऊष्म संघर्षी व्यंजन। कौन से होते हैं बताओ, ये ऊष्म संघर्षी व्यंजन होते हैं। इनको आपको याद रखना है, इनके नाम ही तो आपको याद रखने हैं, बाकी ध्वनियां तो याद हो ही जाती हैं। पूछा गया है कि छ ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है। तो इसमें से जरा हम ऑप्शन देख लेते हैं, बाकी तो हम बता ही देंगे आपको। बताओ मूल स्वर, संयुक्त वर्ण, घोष वर्ण या तालव्य। तो ये संयुक्त है। क्या है ये जो ध्वनि है छ, ये संयुक्त वर्ण है क्योंकि आपको मैंने बताया था छ जो होता है ये क और प्लस शा से मिलकर के बना रहता है, क्योंकि इन दोनों का 1 + 1 = 2 ये जुड़कर के संयुक्त रूप से बनी हुई है, इसीलिए इसे संयुक्त वर्ण की कैटेगरी में रखा जाता है। आगे देखिएगा, आगे सवाल, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। एक बात बताओ, छ को आपको खोल के बताना है तो ये क्या हो जाएगा, क प्लस शा हो जाएगा। इसमें हलंत का विशेष ध्यान रखना, ये जो ध्वनि है ना इसे ऐसे देखेगा। किसी दिन विशेष तौर पर मैं आपको शब्दकोश बताऊंगा, डिक्शनरी देखना, तो ये याद रखना ये बीच में आता है। क्या आता है, ये बीच में आता है। तो बीच में आता है तो पहला क्या आ गया, वो तो क आ गया ना। इसका मतलब छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, तो यानी कि इसे अगर बीच में बिठा देंगे तो पहला तो क्या आ जाएगा, का आ जाएगा। तो मतलब का के बाद आता है, किसके बाद में, क के बाद आता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे सारे के सवाल मैंने आपको करवा दिए। ये टॉपिक वाइज वर्णमाला का पूरा टॉपिक था जो आपने किया, और इसके अंदर देखिएगा वर्णमाला का जो पूरा टॉपिक तो नहीं हुआ है क्योंकि इसमें से अभी बहुत ज़्यादा जो
क्वेश्चन हैं वो बचे हुए। मतलब अगला जो टॉपिक है सेकंड क्लास भी इसका आएगा। अब आपको बताना है कि आज की क्लास फर्स्ट क्लास कैसी लगी, किस तरह से आपका रिवीजन रहा है, आपको याद करना है चीज़ों को और पेपर तक आपको जुड़े रहना है। आने वाली 9 क्लासेस का मतलब बहुत ताबड़तोड़ हमला होगा हिंदी के ऊपर। इससे पहले जीके जीएस की 10 क्लासेस है, उनको आप जरूर देख लीजिएगा। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ में। वीडियो को बिना लाइक किए आपको नहीं जाना है, आप ये हैं जो इसे देख रहे हैं, बाकी लोग वो तभी देखेंगे जब उनका पेपर आ जाएगा और फिर कहेंगे जी हमें पास करा दो। जी क्या हम 1 महीने में पास हो सकते हैं? इस तरह से सवाल होते हैं, क्या हम 1 महीने में पास हो सकते हैं क्या? मेरा भाई कहाँ से पास हो जाएगा? जो विद्यार्थी जिसने पूरा वीडियो देखा है, पूरा लेक्चर समझा है, उसको नोट किया, याद किया है, यार उसका नंबर आएगा क्या फर्जी का नंबर आएगा? बताओ। और आना भी नहीं चाहिए, मतलब ऐसे विभाग में आना भी नहीं चाहिए भाई। वो अपने घर पे ही काम करो, ठीक है? ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है और उनका नंबर अब आता भी नहीं है, ठीक है? अब वो मत कहिएगा साहब नकल हो जाए। अरे नकल हुआ तभी तो पेपर कैंसिल हो गया, अब तो भूल ही जाओ। और होना भी नहीं चाहिए, मतलब डिपार्टमेंट में अगर आ रहे हैं तो भाई फिर जो मेहनत करने वाला विद्यार्थी है बताओ उसका क्या रहेगा? यस और नो? चलिए मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।